हे फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी बुक के बारे में जो हमारे दिमाग और खुशी के बीच का कनेक्शन समझाती है। आज हम निक ट्रेंटन की बेस्ट सेलिंग बुक मास्टर योर डोपामिन के बारे में बात करेंगे। सुबह की हल्की सी धूप खिड़की से अंदर आ रही थी, लेकिन रोहन का मन फिर भी बुझा बुझा सा था। उसकी एज सिर्फ 22 साल थी, कॉलेज खत्म हुआ ही था और जिंदगी जैसे सामने फैल कर वेट कर रही थी। पर पिछले कुछ महीनों से उसे लगता था कि उसके अंदर एक अजीब सी खालिया बन गई हुई है। रोज सुबह उठते ही वो सबसे पहले फ़ोन उठाता, नोटिफिकेशंस, मैसेजेस, इंस्टाग्राम के रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स। चाय पीते पीते ही उसका दिमाग तेज़ी से घूमने लगता, जैसे कोई इनविजिबल रिमोट बार बार बटन दबाकर उसे इधर उधर घुमा रहा हो। पर जितना वो स्क्रीन में खोता जाता उतना ही मन बेचैन होता। उसे खुद समझ नहीं आता ये सब देखकर मज़ा भी आता है, पर फिर भी दिल कहीं खाली क्यों लगता है। एक दिन उसने फैसला किया कि अब कुछ तो बदलना पड़ेगा। तभी उसकी मुलाकात हुई शर्मा जी से, एक बुजुर्ग शांत स्वभाव वाले पड़ोसी जो अक्सर गली में पौधों में पानी देते दिखते थे। रोहन को देखते ही शर्मा जी मुस्कुराकर बोले, बेटा बड़ा परेशान लग रहा है, सब ठीक? रोहन ने सर हिलाया। हाँ बस थोड़ा कह नहीं सकता, बस अजीब सा फील होता है। चलो मेरे साथ पार्क चलते हैं, शर्मा जी ने कहा। थोड़ी देर घास पर बैठेंगे, कुछ बातें होंगी, शायद हल्का लगे। रोहन को कोई उम्मीद नहीं थी, पर फिर भी वो उनके साथ चल पड़ा। पार्क की ठंडी हवा में बैठकर भी रोहन बार बार अपनी जेब में फ़ोन टटोलने लगता। शर्मा जी ने ये देख लिया और बोले, देख रहे हो, तुम्हारा दिमाग इतना आदी हो गया है कि 5 मिनट चैन नहीं पड़ता। रोहन थोड़ा झेप गया। हाँ आदत तो लग गई है, पर ये गलत कैसे है, सब लोग करते हैं। शर्मा जी ने घास में उगता एक छोटा सा पौधा दिखाते हुए कहा, ये पौधा रोज थोड़ा थोड़ा पानी लेता है। अगर मैं इसको एक ही दिन में 4 बाल्टी पानी दे दूं तो क्या होगा? सड़ जाएगा, रोहन बोला। बिल्कुल सही। वैसे ही तुम्हारा दिमाग भी रोज थोड़ा थोड़ा डोपामिन चाहता है, लेकिन तुम उस पर दिन में 100 बाल्टी उड़ेल देते हो। रील्स, वीडियोस, गेम्स, जंक फूड, नोटिफिकेशंस। वो बेचारा कहाँ संभलेगा? रोहन ने पहली बार इस तरह सोचा। दिमाग सोचता है क्या? शर्मा जी ने आगे कहा, उसे लगता है कि इतना डोपामिन मिल रहा है तो इससे नॉर्मल मान लेते हैं। फिर जब फ़ोन थोड़ा दूर रखो तो दिमाग कहता है कुछ तो कमी है, जल्दी कुछ देखो, कुछ खाओ, कुछ स्क्रॉल करो। रोहन को लगा जैसे किसी ने उसकी हालात को शब्दों में बांध दिया हो। शर्मा जी ने एक कहानी सुनाई। एक गांव में विक्रम नाम का एक लड़का रहता था। उसे मीठा बहुत पसंद था। पहले वो कभी कभार गुड़ की भेली खाकर खुश हो जाता था। फिर उसे कोई मेले में ले गया और उसने पहली बार रुई का मीठा खाया। फिर दूसरी बार मलाई जलेबी चखी, फिर चॉकलेट मिली, फिर केक, फिर रसगुल्ला। धीरे धीरे क्या हुआ, अब गुड़ की भेली उसे बिल्कुल फीकी लगने लगी। उसे लगता है अरे इससे खुशी क्या मिलेगी, मुझे वो हाई वाला टेस्ट चाहिए। उसका टेस्ट बढ़ता गया, पर मज़ा घटता गया। आखिर में हालात ये हो गई कि चाहे जितना मीठा खा लो उसे मज़ा नहीं आता था, सिर्फ क्रेविंग आती थी, जैसे कोई अंदर से खींच रहा हो। इससे उसका शरीर बिगड़ गया, पढ़ाई बिगड़ गई, नींद गई और मन में बेचैनी रहने लगी। रोहन उत्सुक होकर बोला, फिर एक दिन उसके दादा ने कहा, विक्रम बेटा, तो खुशी नहीं खा रहा, तो बस क्रेविंग्स खा रहा है, तो उस पल का गुलाम हो गया है। असली मिठास तो तभी मिलती है जब मन शांत हो। विक्रम ने मिठाई से कुछ दिन दूर रहने शुरू की। पहले मुश्किल लगा, बहुत मुश्किल, पर धीरे धीरे उसके टेस्ट बड्स वापस पुराने हो गए। और फिर एक दिन उसने वही गुड़ की भेली खाई और उसे वैसा ही सुकून मिला जैसा सालों पहले मिलता था। रोहन चुपचाप सुनता रहा। शर्मा जी ने कहा, बेटा विक्रम की मिठाई क्या थी? आज के ज़माने में वो हमारी स्क्रीन है, हमारा फास्ट फूड है, हमारी लगातार चलती स्टिमुलेशंस है। दिमाग ये सब लेकर थक जाता है। उसे लगता है कि खुशी का मतलब ज़्यादा स्टिमुलेशन है,
पर असली खुशी तब आती है जब हम नॉर्मल पल में भी सुकून महसूस कर सकें, जैसे हवा की ठंडक, चाय की खुशबू, किसी दोस्त से बात या किसी काम का पूरा करने का संतोष। रोहन धीरे से बोला, तो मैं अपने दिमाग को फिर से नॉर्मल कैसे करूं? शर्मा जी मुस्कुराए। ये जो डिजिटल दुनिया है ना, ये एक रोलर कोस्टर जैसी है और तुम रोज इसकी सबसे ऊंची, सबसे तेज राइड पर चढ़ जाते हो। फिर जब नीचे उतरते हो तो जमीन भी हिलती लगती है। तुम्हें 2 काम करने होंगे। पहला, खुद को थोड़ी थोड़ी देर शांत मोड में रहने दो। दूसरा, धीरे धीरे तेज वाली चीजें कम करो ताकि दिमाग का बैलेंस वापस आए। उन्होंने फिर एक छोटी सी कहानी सुनाई। समंदर में एक मछली थी जो रोज तेज धारों में तैरती थी। उसे लगता था कि यही उसका जीवन है, पर जब वो एक दिन शांत पानी में आई तो उसे लगा कि वहाँ कोई मज़ा ही नहीं था। लेकिन धीरे धीरे उसने पाया कि शांत पानी में वो अपनी दिशा बेहतर समझ सकती है, ज़्यादा दूरी तैर सकती है और बिना थके ज़्यादा देर जी सकती है। कभी कभी ज़िंदगी के काम तेज धारों में होते हैं, पर मन की बातें शांत पानी में ही समझ आती हैं। रोहन को लगा कि ये बात उसके दिल में उतर रही है। उसने पूछा, तो क्या सिर्फ फ़ोन कम कर देने से काफ़ी है? शर्मा जी हंस पड़े। अगर इतना आसान होता तो दुनिया में सब खुश होते। फ़ोन कम करना इलाज नहीं है, ये तो बस शुरुआत है। असली बात ये है कि तुम अपने दिमाग को ये सिखाओ कि कम स्टिमुलेशन भी ठीक है, जैसे कुछ समय बिना किसी स्क्रीन के भी बैठना, थोड़ा चलना, किसी काम में गहराई से जुटना, कभी बोर्डम को भी महसूस करना। बोर्डम? रोहन ने चौंक कर पूछा। हाँ, शर्मा जी बोले, बोर्डम वो दरवाज़ा है जिसके पीछे क्रिएटिविटी और रिफ्लेक्शंस रहती है। जब तुम हर खाली सेकंड फ़ोन से भर देते हो तो दिमाग को सोचने, समझने, महसूस करने का मौका ही नहीं मिलता। तुम्हारी असली प्रोडक्टिविटी, असली शांति, असली खुशी सब उसी बोर्डम के बाद आती है। रोहन ने उस दिन से थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। सुबह उठकर उसने 20 मिनट फ़ोन नहीं छुआ। पहले उसे लगा जैसे कोई उसे पुश कर रहा हो, कुछ देख ले यार, बस एक रील। पर उसने गहरी सांस ली और खुद से कहा, शांत रहो, ये क्रेविंग्स है, ज़रूरत नहीं। थोड़ी देर बाद उसने महसूस किया कि मन थोड़ा साफ हो रहा है, जैसे किसी ने उसकी खिड़की से धुंध हटा दी हो। 1 हफ्ते में जब उसने शाम को 1 घंटे स्क्रीन फ्री रखे तो उसने देखा उसका ध्यान बढ़ रहा है, दिमाग कम थकता है, छोटी छोटी चीज़ों में भी मज़ा आने लगा है। उसे एहसास हुआ कि डोपामिन की बाढ़ ने उसे वो सब महसूस ही नहीं करने दिया था जो पहले से उसके पास था। कुछ दिनों बाद शर्मा जी ने उसे 3 प्लान समझाए। प्लान नंबर 1 था 1 दिन का डिटॉक्स। एक संडे को रोहन ने सोचा, क्यों ना इसे आजमा ही लिया जाए। उसने खुद से कहा, आज सिर्फ 1 दिन, सिर्फ 24 घंटे। उस दिन उसने फ़ोन सिर्फ ज़रूरी कॉल्स के लिए खोला, बाकी पूरा समय वो स्क्रीन से दूर रहा। शुरुआत आसान नहीं थी। 2 घंटे बीतते ही उसके हाथ अपने आप फ़ोन की तरफ बढ़ने लगे, पर उसने खुद को रोका। वो छत पर गया, हवा को महसूस किया, पुराने गमलों में लगी मिट्टी को धूप में सूखते देखा, माँ के साथ किचन में समय बिताया। पहली बार उसे महसूस हुआ कि दुनिया फ़ोन में नहीं, बाहर भी है, और धीरे धीरे उसका मन हल्का होने लगा। प्लान नंबर 2, 3 दिन का डिटॉक्स। ये थोड़ा मुश्किल था क्योंकि कॉलेज का काम और दोस्तों के मैसेजेस मैनेज करने थे, पर उसने प्लान बना लिया। दिन में 2 बार फ़ोन देखना, कोई शॉर्ट्स वीडियो नहीं देखना, नो बिंज वॉचिंग, नो गेम्स, बस ज़रूरी चीज़ें। 3 दिनों में उसे अपने अंदर एक अजीब सी क्लैरिटी महसूस की, जैसे दिमाग बोल रहा हो, आखिर तुमने मुझे सांस लेने दी। प्लान नंबर 3, 7 दिन का डिटॉक्स, रीसेट वीक। ये सबसे बड़ा चैलेंज था। हर दिन उसने दिमाग को शांत करने वाले कामों में लगाया। धीमी वॉक करना, संगीत के बिना बैठना, डायरी लिखना, किसी दोस्त से लंबी सच्ची बातें करना, बस अकेले बैठकर अपने मन की आवाज़ सुनना। पहले 2 दिन मुश्किल थे, बहुत मुश्किल थे। दिमाग जैसे बगावत कर रहा हो, पर उसने हिम्मत रखी। तीसरे दिन के बाद एक नई अनुभूति हुई।
जैसे उसके शरीर और दिमाग में हल्कापन आने लगा हो। चौथे दिन उसे अपनी ब्रीदिंग तक गहरी लगने लगी। 7वें दिन वो वही था जो कभी अपने आप में खुश रहने वाला, शांत दिमाग वाला, ध्यान से काम करने वाला रोहन था। डिटॉक्स के बाद रोहन ने सोचा सब ठीक हो गया, पर 10 दिन बाद फिर से हल्की बेचैनी महसूस होने लगी। वो शर्मा जी के पास गया और पूछा, अंकल, डिटॉक्स का असर क्या चंद दिनों तक ही होता है? शर्मा जी ने मुस्कुराकर कहा, नहीं बेटा, डिटॉक्स सिर्फ नींव है। घर बनाना है तो घर बनाने के लिए नींव ज़रूरी है, पर बाकी ईंटें भी तो चाहिए। दिमाग की नींव तुमने मजबूत कर ली, अब रोज़मर्रा की आदतें वो ईंटें हैं जिससे तुम्हारी असली इमारत खड़ी होगी। उन्होंने समझाया, पहला है नींद, दिमाग की सबसे बड़ी बैटरी। जितनी गहरी नींद उतनी साफ सोच। दूसरा है खाना, पेट में करोड़ों छोटे छोटे जीव रहते हैं, गट बायोम, वही तुम्हारे मूड और डोपामिन पर असर डालते हैं। तीसरा है चलना, रोज थोड़ा चलना मेडिटेशन जैसा है, इससे दिमाग खुद ब खुद रिसेट होता है। चौथा है माइंडफुल ब्रेक्स, दिन में 10-10 मिनट के छोटे छोटे बहुत ज़रूरी है, बिना फ़ोन के। रोहन ने इन तीनों को फॉलो करना शुरू किया और फिर से उसका दिमाग बैलेंस्ड होने लगा। दिसंबर का महीना था, कॉलेज में प्रोजेक्ट्स और एग्ज़ाम्स एक साथ आ गए, घर पे रिश्तेदार भी आए हुए थे। रोहन समझ नहीं पा रहा था कि बिना पुरानी पैटर्न में फिसले सब कुछ कैसे संभाले। पर इस बार एक फ़र्क था, अब उसे पता था कि ये बेचैनी दिमाग की गलती नहीं, उसकी डोपामिन सिग्नलिंग के रिएक्शंस है। पहले जब वो ऐसा महसूस करता था तो खुद को दोष देता था, अब वो खुद से कह पाया, ये मेरा दिमाग है, मैं नहीं, और मेरे पास इसे संभालने के तरीके हैं। उसने अपने काम को छोटे हिस्सों में बांटना शुरू किया। 45 मिनट्स पढ़ाई, 5 मिनट्स माइंडफुल ब्रेक, फिर 45 मिनट्स ध्यान से काम। हर ब्रेक में वो बस बैठता, हवा सुनता, आंखें बंद करता, फ़ोन दूर है, बहुत दूर। शुरुआत में थोड़ी घबराहट थी, पर तीसरे सेशन तक उसे लगा कि दिमाग वैसा ही साफ हो रहा है जैसा डिटॉक्स के दौरान होता है। एक शाम रोहन ने देखा कि उसकी छोटी बहन आरोही सोफा पर बैठी थी और मोबाइल पर लगातार शॉर्ट वीडियोस स्क्रॉल कर रही थी। उसकी आंखों के नीचे हल्के काले गहरे थे। रोहन उसके पास बैठा और बोला, क्या हुआ, थकी लग रही है? आरोही ने गुस्से में कहा, कुछ नहीं मिलता इस लाइफ में, हर चीज़ से बोर्डम, पढ़ाई में मन नहीं लगता, कुछ करने का मन नहीं करता, बस दिमाग भारी लगता है। रोहन का दिल बैठ गया। उसे ऐसा लगा जैसे वो अपने ही पुराने दिनों से बात कर रहा हो। उसने अपनी बहन से मोबाइल ले लिया, थोड़ी देर उसके साथ बालकनी में बैठा और बताया, ये थकान तेरी नहीं है, ये तेरा दिमाग है, दिमाग का शोर है। तो दिमाग को इतनी तेज तेज चीज़ें खिला रही हैं कि अब धीमी चीज़ें महसूस ही नहीं हो रही। चल आज थोड़ा रीसेट करते हैं। आरोही को पहले समझ नहीं आया, पर जब रोहन ने उसे अपनी कहानी सुनाई, कैसे वह खुद इसी चक्कर में था, तो उसकी आंखों में पहली बार आशा की चमक दिखी। कुछ हफ्तों बाद एग्जाम्स के रिजल्ट आए। रोहन ने टॉप तो नहीं किया था, पर बहुत अच्छा स्कोर किया था, इतना अच्छा कि उसे खुद गर्व हो रहा था। मगर इस बार गर्व सिर्फ मार्क्स का नहीं था, गर्व इस बात का था कि उसने बिना खुद को थकाए, बिना लगातार भागे, बिना रातों की नींद तोड़े, बिना दिमाग को जलाए, एक बैलेंस्ड, शांत, फोकस्ड रूटीन बनाकर ये सब हासिल किया था। उसे लगा कि उसने अपने दिमाग को जीत नहीं लिया, बल्कि उसके साथ दोस्ती कर ली है। वो समझ चुका था कि अनकंट्रोल्ड डोपामिन उसे नीचे खींचता है, डिस्ट्रैक्शंस, एंजाइटी, बर्नआउट की तरह, और रेगुलेटेड डोपामिन उसे ऊंचा उठाता है, फोकस, क्लैरिटी, प्रोडक्टिविटी और असली खुशी की तरफ। आखिरी बार वो एक शाम पार्क में गया, पेड़ की पत्तियां हवा में झूम रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे ये जगह अब उसी कहानी का हिस्सा बन चुकी है। वो आंखें बंद करके मुस्कुराया। अब उसके भीतर कोई शोर नहीं था, सिर्फ शांति थी, सिर्फ अवेयरनेस थी, सिर्फ ग्रैटिट्यूड था। दिमाग फिर से उसका बन चुका था और ज़िंदगी अब वो किसी स्क्रीन की रील नहीं,
बल्कि एक असली, ठहरी हुई, महसूस की जा सकने वाली कहानी थी। यही डोपामिन को संभालने की असली जीत थी। इस कहानी में कुछ टेकअवेज हैं, कुछ की टेकअवेज हैं। रोहन की कहानी हमें सिखाती है कि सबसे पहले ज़्यादा डोपामिन इज इक्वल टू ज़्यादा क्रेविंग्स। ज़्यादा डोपामिन का मतलब है कि ज़्यादा खुशी नहीं, ज़्यादा क्रेविंग्स, ज़्यादा तनाव और कम फोकस। टेकअवे नंबर 2, डोपामिन डिटॉक्स इज इक्वल टू रीसेट बटन। 1 दिन, 3 दिन या 7 डेज का जो डिटॉक्स दिमाग को उसकी ओरिजिनल स्टेट में वापस ले आता है, जहाँ छोटी चीज़ें भी खुशी देती हैं। टेकअवे नंबर 3, छोटे नजेस, बड़े बदलाव। बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से ज़्यादा छोटी छोटी डेली हैबिट्स असर करती हैं, जैसे कि सही नींद, अच्छा खाना, थोड़ा चलना, माइंडफुल ब्रेक्स लेना, स्क्रीन टाइम को लिमिट करना। टेकअवे नंबर 4, कंसिस्टेंसी इज द किंग। दिमाग को ड्रामेटिक चेंजेस से डर लगता है, पर छोटी आदतें उसे मजबूत बनाती है। टेकअवे नंबर 5, असली खुशी इज इक्वल टू बैलेंस। शोर में नहीं, असली खुशी हमारे शोर में नहीं है, शांति में है खुशी, और शांति बैलेंस्ड डोपामिन से आती है। रोहन अब सिर्फ सरवाइव नहीं कर रहा था, वो सच में जी रहा था, हर पल धीरे धीरे पर गहराई से। दिमाग को तेज नहीं, बैलेंस्ड रखना ही असली कला है। और जब दिमाग बैलेंस्ड होता है तब ध्यान, खुशी और काम की क्षमता वापस आती है। यही डोपामिन को समझने की रियल पावर है। शांति भी एक तरह की खुशी है, बस उसे सुनने के लिए शोर कम करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, ये थी निक ट्रेंटन की बेस्ट सेलिंग बुक मास्टर योर डोपामिन की समरी को एंड तक सुनने के लिए थैंक यू। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।